हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है, लेट बी आई B1 B2 B3 be three independent event in a sample space. The probability that only B1 occur is alpha, only B2 occur is beta, only B3 occur is gamma. Let P be probability that none of the event occur. These four probabilities satisfy these two conditions. Then what is probability of B1 by probability of B2? देखो, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। देखो, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 और B1 बाय B3 निकालने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 भी सपोज X, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 सपोज Y एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 भी Z। क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 B2 निकालना है, तो ये तो श्योर हुआ कि हमें B1 B2 B3 को मानना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली B1 अकर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ओनली B1 अकर। ठीक है, ये किसके इक्वल गिवन है, मुझे अल्फा के इक्वल गिवन है। अब देखो, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है कि सिर्फ B1 होगा, बाकी B2 B3 नहीं होंगे। तो अगर जो मैंने XYZ माना है तो मैं इसको लिख सकता हूं ओनली B1 अकर। तो यानी कि B1 जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू, अब देखो B1 ही होना है सिर्फ, तो B2 B3 नहीं होने, तो यानी कि 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड, दिस इज इक्वल टू अल्फा। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये आपको समझ में आया? नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूं। देखो, हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मान लिया कि ये मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 है। अब मुझे गिवन था कि प्रोबेबिलिटी कि सिर्फ B1 इवेंट होगा, वो मुझे अल्फा के इक्वल गिवन थी। तो अल्फा क्या होगा, नथिंग बट सिर्फ B1 इवेंट होगा। B1 इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी X है, लेकिन सिर्फ B1 होगा। ओनली B1 कहने का मतलब क्या है, देखो ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, इसका मतलब हुआ कि B1 इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो X है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह दें कि ओनली B1, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ B1 को परमिशन है या B1 इवेंट हो सकता है, B2 नहीं होगा, B3 नहीं होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा हमें गिवन है ओनली B2 अकर इज बीटा। तो चलिए, तो मैं यहां से कह सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली B2 अकर, इसको मैंने बोल दिया ये गिवन है बीटा। अब देखो, सिर्फ B2 इवेंट, B2 जो है मेरा वही वाला इवेंट होगा, तो मतलब Y होगा और X नहीं होगा और Z भी नहीं होगा। अगेन हम यहाँ पे X को क्यों मना कर रहे हैं और Z को क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड ओनली मुझे गिवन है। सिर्फ मैं कह सकता हूं कि B2 होगा, तो इसका मतलब B1 और B3 नहीं होंगे। फाइन, चलो अब आगे चलते हैं। ओनली B3 अकर इज गामा। तो मैं यहां से लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली B3 अकर, ये मुझे गिवन है गामा के। अब आप समझ गए होंगे ओनली B3 का मतलब क्या है कि Z होगा, X नहीं होगा, मतलब B1 नहीं होगा और B2 भी नहीं होगा। दिस इज इक्वल टू गामा। और इसको मैं कह देता हूं दिस इज माय इक्वेशन थर्ड, और इसको मैं कह देता हूं दिस इज माय इक्वेशन सेकंड। अब देखो क्या गिवन है, लेट P बी द प्रोबेबिलिटी, P बी द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट अकर। तो कोई भी इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी कि नन अकर, तो कोई भी इवेंट नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है मुझे P के इक्वल। अब देखो, कोई भी इवेंट नहीं होगा, तो यानी कि B1 इवेंट नहीं होगा, B2 भी नहीं होगा एंड B3 भी नहीं होगा। दिस इज इक्वल टू P। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। अब गिवन है कि ये जो चारों प्रोबेबिलिटीज हमने निकाली हैं 1 2 3 4, बस यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। अगर जिसने पहले इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है तो ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है सोचना कि ओनली B1 या ओनली B2 को हम कैसे जस्टिफाई करें। तो बस अब उसके बाद क्या गिवन है कि दी सेटिस्फाई द दीज टू इक्वेशन। तो अब कुछ नहीं है, बस सिंपल हमें यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। तो यहाँ पे गिवन है अल्फा माइनस 2 बीटा P, दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, यहां से लेते हैं हम। तो अल्फा की वैल्यू है X 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड माइनस 2, बीटा की वैल्यू कितनी है Y 1 माइनस एक्स 1 माइनस जेड इंटू P। अब देखो इसके साथ इंटू में क्या आ जाएगा P, तो थोड़ा मैं यहां से स्पेस बना लेता हूं। ठीक है, तो P, अब P किसके इक्वल है, P इक्वल है मेरा यहां से 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड।
दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, तो फिर से अल्फा लिखो, तो यानी कि x 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड इंटू बीटा। बीटा क्या है मेरा y, तो यहाँ पे लिखो y 1 माइनस एक्स 1 माइनस जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस जेड। ठीक है, चलिए तो देखो अब बहुत सिंपल है। इसको मैं यहां से देखूं तो ये 1 माइनस एक्स से यहाँ पे ये 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि मल्टीप्लाई में थे हमने कैंसिल कर दिए। अब यहां से अगर मैं इन दोनों टर्म्स में देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है मेरा, 1 माइनस जेड कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं 1 माइनस जेड को कॉमन ले लेता हूं तो राइट हैंड साइड में भी मेरा 1 माइनस जेड बच रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अब रिमेनिंग क्या बचा वो लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग बचा x 1 माइनस वाई माइनस 2y 1 माइनस एक्स एंड इधर इक्वल टू x इंटू वाई। ठीक है, कैंसिल आउट कैसे हुआ आपको समझ आया। अब देखो अब क्या करते हैं, अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x माइनस एक्स वाई माइनस का 2y प्लस का 2xy, दिस इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यहां से मेरे पास बचा x माइनस 2y प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई हमने प्रोबेबिलिटी मानी है तो 0 से 1 के बीच में होगी कहीं ना कहीं हमारी, और वो हमें गिवन भी है कि जो हमारी ये सभी प्रोबेबिलिटीज हैं ये स्ट्रिक्टली 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, मतलब 0 1 के बीच में, बट 0 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम एक्स वाई को राइट हैंड साइड ले गए, हमने कैंसिल आउट किया, तो यहाँ से x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 5 अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चलिए अब यहां से हमें एक कंडीशन मिली, अब हम दूसरी कंडीशन निकालते हैं। किसकी हेल्प से, हमें गिवन था दूसरी कंडीशन है बीटा माइनस 3 गामा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, देखो ये जो दूसरी इक्वेशन गिवन है मैं हाईलाइट कर देता हूं, बीटा माइनस 3 गामा पी इज इक्वल टू 2by। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले दूसरी क्या गिवन है, बीटा माइनस 3 गामा पी इज इक्वल टू 2 बीटा गामा। चलो तो अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं वन बाय वन। तो यहां से हमने देखा तो सबसे पहले बीटा की वैल्यू कितनी है, तो बीटा की वैल्यू है y 1 माइनस एक्स 1 माइनस जेड माइनस 3, गामा की वैल्यू कितनी है z 1 माइनस एक्स z 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, p की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई 1 माइनस जेड इज इक्वल टू 2 बीटा गामा। तो 2 बीटा की वैल्यू y 1 माइनस एक्स 1 माइनस जेड इंटू गामा की वैल्यू कितनी है z 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई, तो z 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई। अब देखो सेम पहले की तरह इसमें भी कैंसिल आउट होगा, यहां पे मैं ये बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, तो चलिए इसको हटा देते हैं फिर ये। ठीक है, ये इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन है। तो अब देखो 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड कैंसिल आउट हुआ। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इन दोनों टर्म्स में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैंने वो 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया और कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, तो यहां से कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, और राइट हैंड साइड में भी एक ये था, ये कैंसिल आउट हुआ। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग बचा y 1 माइनस जेड माइनस 3z 1 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू 2yz। ठीक है, यही बचा हमारे पास। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y माइनस वाई जेड माइनस 3z प्लस का 3zy, दिस इज इक्वल टू 2yz। ठीक है, अब आप देखें तो यहां से बच जाएगा y माइनस 3z और ये प्लस का 2zy इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी 2zy, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये हुआ y माइनस 3z इज इक्वल टू 0, तो यहां से y इज इक्वल टू कितना आ गया 3z आ गया। ये हो गई मान लीजिए हमारी इक्वेशन 6। अब हमें निकालना क्या था, अगर हम देखें तो हमें फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 बाय b3, है ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 बाय b3, तो यानी कि हमें जो फाइंड करना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b3। अब b1 हमने किसको माना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 हमने x मानी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ b3 हमें z मानी थी, तो हमें बेसिकली x बाय z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी कि हमें y को भी मूव करना है। तो बस इक्वेशन 5 एंड 6 को सोल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय
इक्वेशन 5 एंड 6। तो देखो 6 में क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 3z और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू, अब y की जगह पे रख दिया मैंने 3z। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, x by z is equal to 6, and this is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.